मनी गुरु के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, निवेश का एक ऐसा कमाल का तरीका जिससे आप छोटे से छोटे निवेश से भी लाखों और करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे SIP करने का सही तरीका क्या है, किन फंड से SIP करना फायदेमंद है, SIP को स्टेप अप कैसे करें और महंगाई को ध्यान में रखकर SIP की रकम कैसे तय करें। समझेंगे इसका पूरा गणित और इसे समझाने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ हैं। हेमंत रुस्तगी, CEO वाइज इन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड, और मिडास फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश बंसल। हेमंत जी और राजेश जी, दोनों का बहुत स्वागत हम करते हैं मनी गुरु के आज की इस खास पेशकश में। SIP हमारा ऑल टाइम फेवरेट टॉपिक है ये, और दर्शकों को जब भी हम दिखाते हैं खूब भाता है, लेकिन हर बार कुछ नए इसके आयाम हमें सुनने और समझने को मिलते हैं कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कौन सा ऐसा कमाल का तरीका है, क्यों इतना जादुई टूल हम इसको मानते हैं जिससे हम छोटी सी छोटी रकम को बहुत बड़ा बना सकते हैं। सबसे पहले हेमंत जी, आपसे मैं जानूंगी, इतने सालों में जब से निवेश की शुरुआत हुई या जब से म्यूचुअल फंड इनफैक्ट हम कहें इसका बाजार और बढ़ता चला गया, SIP एक ऐसा तरीका, क्या वो वजह है कि SIP लगातार प्रचलित होती जा रही है? मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान वेल्थ क्रिएशन का सबसे बेहतरीन तरीका क्यों माना जाता है? स्वाति, आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर हम वेल्थ क्रिएशन की बात करें तो आई थिंक हर निवेशक का ये सपना होता है कि वो वेल्थ क्रिएट करें। अब वेल्थ क्रिएट जो है वो वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। यानी आपके जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस के अंदर एक डिसिप्लिन होना चाहिए। दूसरा, आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें ताकि आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा हो। तीसरी बात, आपकी जो एसेट एलोकेशन है, जब आप स्पेशली वेल्थ क्रिएशन की बात करते हैं तो वो सही हो। और चौथा, उस एक बार एसेट एलोकेशन डिसाइड करने के बाद उसमें ऐसी ऑप्शन को चुनना जो आपको उस एसेट क्लास की जो बेस्ट पोटेंशियल है वो आपको दिला सके। इसमें दो चीजें जो इन्वेस्टर्स को हमेशा रोकती हैं, वो एक है उनका डर इक्विटी से, क्योंकि इक्विटी जो है वो वॉलेटाइल होती है। तो हमने देखा कि काफी इन्वेस्टर जो है वो इक्विटी से डरते हैं। और दूसरी चीज होती है जो हमेशा उनके रास्ते में आती है, वो है इमोशनल इन्वेस्टिंग को अपने प्रोसेस में लेके आना। यानी या तो चाहे वो फियर हो, चाहे वो ग्रीड हो। जब हम SIP की बात करते हैं, देखिए SIP इटसेल्फ एक ऐसा मैकेनिज्म है, एक ऐसा प्रोसेस है जो आपको एनकरेज करता है कि आप डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करें। यानी आपकी सेविंग में डिसिप्लिन, क्योंकि आप कमिटेड हैं कि हर महीने आपको इन्वेस्ट करना है। आपकी इन्वेस्टमेंट में भी वहां पे एक कमिटमेंट है। दूसरा, जब आप मान लीजिए लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर आप इक्विटी में चुनते हैं, क्योंकि आप अलग अलग लेवल पे इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको जो डर है वॉलेटिलिटी का, वो काफी हद तक कम होता है। तीसरी बात, क्योंकि आप कमिटेड हैं कि आप हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग है, यानी मार्केट लेवल को देखना या वहां से बाहर निकलना, वो वहां से निकल जाता है। तो जैसा हम देख सकते हैं, जो जो एस्पेक्ट्स आपको चाहिए वेल्थ क्रिएशन करने के लिए, वो आपको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट में मिलते हैं। जो चीजें आपको रोकती हैं वेल्थ क्रिएशन करने में, वो आप देखते हैं कि वो चीजें यहाँ पे अवॉइड होती है। तो शायद यही कारण है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा है कि जब इन्वेस्टर्स की इच्छा ये होती है या वो चाहते हैं कि छोटी छोटी रकम से एक बड़ी रकम बनाए, तो फिर वहां पे आई थिंक SIP एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसने वो रिजल्ट दिया है। और मुझे लगता है आगे आने वाले समय में भी आप देखेंगे कि जो इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में आएंगे, वो ज्यादातर जो है वो SIP का रूट लेके आएंगे। तो SIP एक, पर फायदे इसके अनेक हैं। वैसे पैसे तो बहुत सारे अलग अलग तरीकों से भी बनते हैं राजेश जी। जब हम अपने लाइफ के बहुत अलग अलग लक्ष्य तय करते हैं, बहुत ही ट्रेडिशनल निवेश के तरीकों में फिक्स डिपॉजिट हो गई, RD लोग, रिकरिंग डिपॉजिट लोग करते हैं, छोटे छोटे रकम से बड़ी जो पूंजी इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। इक्विटी इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है? पैसे तो FD से भी बन सकते हैं, इक्विटी में ऐसा क्या खास? स्वाति, आपने बिल्कुल सही कहा कि FD से भी लोग गोल अपने अचीव कर सकते हैं, पर क्योंकि FD या फिक्स डिपॉजिट्स या डेट फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स की अपनी एक लिमिटेशन है, वो एक लिमिटेड रिटर्न ही आपको दे सकती है। और जैसे हम सब लोग जानते हैं, इक्विटीज में पावरफुल कंसेप्ट है, पावर ऑफ इक्विटीज का हम फायदा उठा सकते हैं। जैसे आप देखेंगे 1979 से सेंसेक्स जो 100 वैल्यू था, ऑलरेडी 60,000 पहुंच चुका है, 600 टाइम। और अगर हम CAGR की बात करें तो इक्विटीज ने मोर देन 14% रिटर्न दी है। और म्यूचुअल फंड की बात करें, जिनकी हिस्ट्री आज 20 साल पुरानी हो गई है,
उनकी कैगर की ऋण की बात करें तो इट इज मोर देन 15-17, और सम फंडों ने तो 25% की सीएजीआर रिटर्न दिए लास्ट 15-20 ईयर्स में। तो इस पावर को अगर हम यूटिलाइज करना चाहते हैं तो हम इक्विटीज के थ्रू जाना चाहिए। और जैसे अभी हेमंत जी ने कहा कि इमोशनल इन्वेस्टिंग होती है, इन्वेस्टर बड़ा घबराता है, मार्केट क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं चलती, एक ब्लॉक ऑफ 3-4 ईयर्स में ऊपर नीचे होती है। और जबकि सीएजीआर रिटर्न सबको पता है कि लॉन्ग टर्म में मार्केट ऊपर ही जाती है। अगर 30 साल का 40 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें हम, तो सेंसेक्स कहाँ से कहाँ चला गया, फिर भी लोग घबराते हैं। तो एसआईपी क्या करती है, आदमी को कंट्रोल करती है, उसकी इमोशन को कंट्रोल करती है, उसकी एक जो परचेज है उसकी एवरेज आउट करती है और हमारे गोल्स तक पहुंचने में हेल्प करती है। क्योंकि कुछ हमारे गोल्स ऐसे हो सकते हैं जो 6-7-8% से पूरा नहीं हो सकते, उनके लिए हमें इक्विटी इन्वेस्टमेंट जरूरी है। क्योंकि इक्विटी इन्वेस्टमेंट 12-14% पर एनम देने की वजह से हमारे गोल्स को जल्दी अचीव करा सकती है या बड़े अमाउंट तक हमें ले जा सकती है, जो हम सिर्फ इक्विटी इन्वेस्टमेंट से पूरा कर सकते हैं। और आप देखिए ना, आज स्वाति, इन्फ्लेशन की बजाय लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन भी है। अगर आप निफ्टी की बात करेंगे तो हार्डली इन्फ्लेशन को बीट करती है और हमारी मनी एक्चुअली ग्रो नहीं हो रही है। और इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट करके हम ना केवल इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं बल्कि अपने गोल्स पे जल्दी पहुंच सकते हैं। एब्सोल्युटली। तो एसआईपी या इक्विटी, बेसिकली इक्विटी में एसआईपी करने का जो तरीका है वो महंगाई को मात देने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है जो हम सबको समझने की ज़रूरत है। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका वेल्थ कैसे ग्रो करता है? हेमंत जी, कुछ एग्जाम्पल से अगर आपसे जाने, इनफैक्ट हम चला भी रहे थे, आप अपना भी कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं। हमने तो एक 10,000 का एक सिंपल एसआईपी अमाउंट दर्शकों को दिखाया, और अगर हम इसको बहुत ही उत्साहित होकर 15% रिटर्न अनुमानित भी दिखाते हैं तो 15 साल में ये राशि जो है, आपने 18 लाख रुपए जो निवेश किए होंगे रकम, उसकी वैल्यू हो जाएगी लगभग 67 लाख रुपए। मतलब ये पावर है एसआईपी की। मतलब आप नियमित निवेश करते जाएं अगर इतने सालों तक, और जल्दी निवेश की शुरुआत करें, तो वो वेल्थ क्रिएशन का एक पक्का फॉर्मूला है ही। इसमें मैं ऐड आपसे चाहती हूँ हेमंत जी, आप करें। एसआईपी तो हम डिसाइड कर लेते हैं कि चलिए मुझे महीने की 1000 एसआईपी करनी है शुरुआत में, या 5000 करनी है, कुछ लोग 10,000 भी करते हैं, लेकिन उसको बढ़ाना भी तो ज़रूरी है। जो आप हमने सोचा है कि 15 साल के बाद मानिए हमें 70 लाख या 1 करोड़ की रकम की ज़रूरत पड़ेगी, वो इन्फ्लेशन को जोड़कर, महंगाई को ध्यान में रखते हुए 1 करोड़ उसकी वैल्यू तो नहीं रहेगी। तो एसआईपी को स्टेप अप करने का तरीका और फॉर्मूला क्या होना चाहिए? जी स्वाति, आई थिंक यहाँ पे 2-3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपने बात की है। जैसे आपने कहा कि हम शुरुआत कर सकते हैं कभी 2000 से, या कभी 5000 से, या कभी 10,000 से। तो एक तो आई थिंक इंपॉर्टेंट ये एज एन इन्वेस्टर हमें समझना कि हमारा जो अमाउंट ऑफ एसआईपी है वो रैंडम नहीं होना चाहिए। इसलिए हमेशा ये रिकमेंड किया जाता है, और खुशी की बात यह है कि हमने देखा पिछले कुछ सालों में ज्यादातर इन्वेस्टर जो एसआईपी के द्वारा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो एक गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। यानी क्या आता है, अपने वो, अगर हम स्पेशली लॉन्ग टर्म की बात करें, क्योंकि हम इक्विटी की बात कर रहे हैं और वेल्थ क्रिएशन की बात कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म जब आप गोल डिफाइन करते हैं, यानी आपका वो रिटायरमेंट प्लानिंग हो सकता है, बच्चों की एजुकेशन हो सकता है, या और किसी तरह का कोई भी लॉन्ग टर्म गोल, कुछ आपको घर खरीदना है, तो जब आप लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो आपको ये देखना है कि आपको समय मिलता है, आपको किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, कितना समय है आपके पास, फिर आप डिसाइड कर पाते हैं कि कितना पैसा मुझे जरूरत है अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। और बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि जब मैं टारगेट की बात करता हूँ तो वहां पे इन्फ्लेशन देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वेल्थ क्रिएशन तभी होगी जब आपकी जो रिटर्न है वो इन्फ्लेशन से ज्यादा और टैक्सेशन से ज्यादा हो, तभी आपको रियल रेट ऑफ रिटर्न जो है पॉजिटिव मिलेगा। तो आई थिंक गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेंडम अमाउंट नहीं करना है। और इनफैक्ट कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर आपके 2 या 3 गोल्स हैं तो उन तीनों गोल्स के लिए आप अलग अलग पोर्टफोलियो बनाएं, ताकि उसमें ओवरलैपिंग ना हो, ताकि आप उसको ठीक तरीके से मॉनिटर कर सके। दूसरी बात आपने कहा बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये है कि जितना जल्दी हो सके वो शुरुआत कीजिए। इक्विटी एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहती है, जितना ज्यादा समय आप अपने इन्वेस्टमेंट को देंगे उतना ज्यादा आपको इसका फायदा होगा, जिसको हम बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो आई थिंक जितना जल्दी शुरू करेंगे, एग्जांपल जैसे अगर हम ले लें यहाँ पे, अगर जैसे 10,000 रुपये अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, मैं 12% का भी अगर रिटर्न मानूं, तो 20 साल में आपको 1 करोड़ मिलता है। इसी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को अगर आप 10 साल डिले करते हैं तो आपको 4 गुना ज्यादा इन्वेस्ट करना होगा 1 करोड़ तक पहुंचने के लिए अगले 10 साल में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जब आप उसको डिले करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए बहुत ही महंगा साबित होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी इन्वेस्टर के लिए समझने के लिए। और चाहे जल्दी शुरू कीजिए, अपना इन्वेस्टमेंट प्रोसेस देख लीजिए कितना पैसा आपको इन्वेस्ट करना है,
तभी जाके आपको एसआईपी का फायदा होगा। रैंडमली आप इन्वेस्ट करेंगे और टाइम होराइजन का सबसे इंपॉर्टेंट फायदा ये है कि जब भी मार्केट में वॉलेटिलिटी होगी, आप घबराएंगे जरूर, लेकिन आपका अगर फोकस अपने गोल पे है, अपने टाइम होराइजन पे है, तब आप मार्केट से निकलेंगे नहीं, तब अपनी एसआईपी बंद नहीं करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। ये बात प्रूवन है कि एसआईपी बहुत ही अच्छा मैकेनिज्म है वेल्थ क्रिएशन का, अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो, लेकिन एज एन इन्वेस्टर आपको भी कुछ चीजों को फॉलो करने की जरूरत है। एब्सोल्युटली। और क्योंकि आपने बात कही जब मार्केट में उतार चढ़ाव होता है तो हम देखते हैं राजेश जी, और पिछले इनफैक्ट 3 साल में बहुत ज़्यादा हमने निवेशकों को देखा है, बाजार के उतार चढ़ाव के साथ इनके इमोशंस में भी उतार चढ़ाव होता है, और वो अचानक से फैसला लेते हैं अरे मुझे तो नुकसान हो रहा है, मैं एसआईपी रोक रही हूँ, या एसआईपी मुझे नहीं करनी है अब इस फंड में क्योंकि मुझे इतना नुकसान हो रहा है पिछले 3 साल में, क्योंकि बाजार ने बहुत उथल पुथल, बहुत उतार चढ़ाव के दौर देखे हैं। इसमें मैं आपसे एक कॉन्सेप्ट के जरिए समझना चाहूंगी जिसको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं, क्योंकि एसआईपी से रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा निवेशक बड़े बेहतरीन ढंग से ले सकते हैं। तो बाजार के उतार चढ़ाव में पहले कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, और क्यों किसी को मार्केट की कंडीशन के हिसाब से अपने एसआईपी को रोकना या एसआईपी पर फैसला नहीं लेना चाहिए, रादर अपने गोल पर फोकस करना चाहिए? स्वाति, जैसे अभी हेमंत जी ने भी बिल्कुल बताया कि गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग होनी चाहिए, और आदमी को किसी भी को अपनी एसआईपी अमाउंट को मार्केट वॉलेटिलिटी को देखते हुए चेंज नहीं करना चाहिए। पहले मैं इस कंसेप्ट का आंसर एक अपने लाइव एग्जांपल से देना चाहूंगा। मैंने आज से 12 साल पहले एक स्मॉल कैप फंड के अंदर अपनी एक 5,000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट की, और आप स्वाति आप बिलीव नहीं करेंगे, पहले 3 साल वो एसआईपी मेरी माइनस नेगेटिव रही, प्रिंसिपल से भी कम उसकी वैल्यू थी, और क्योंकि उस समय मार्केट मूव नहीं कर रही थी, और जैसे ही वो, क्योंकि पहले 3 साल वो नेगेटिव रही और मेरी सारी यूनिट लोअर रेट पर परचेज हुई, तो वही एसआईपी जो 5,000 पर मंथ की थी, आज 12 साल कंप्लीट होने पे जहां मैंने 7,20,000 रुपए सिर्फ इन्वेस्ट किए हैं, उसकी वैल्यू आज 32 लाख हो गई। उसका रीजन सिर्फ यही था कि पहले 3 साल मेरे को सस्ते रेटों पे एसआईपी मिलती रही, मेरे ज्यादा यूनिट में परचेज करता रहा, मेरी रुपी कॉस्ट एवरेजिंग होती रही, और उसी वजह से मेरी आज उसकी टोटल वैल्यू बहुत ऊपर चली गई। तो ये रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का एक लाइव एग्जांपल है कि एसआईपी जब भी आप करते रहें तो उसे बीच की मार्केट वॉलेटिलिटी को देख के घबराएं ना, बल्कि आपको खुश होना चाहिए एक इन्वेस्टर को कि उसके एसआईपी शुरू करने के बाद अगर मार्केट अप नहीं जाती है और साइडवेज कंसोलिडेट या डाउन डाउन जाती है, तो ही शुड बी हैप्पी कि उसे आप ज्यादा यूनिट्स मिल रही हैं उसी प्राइस पे, और जब भी मार्केट का, क्योंकि ट्रेंड हमेशा ऊपर रहता है, जब ऊपर जाएगी तो उसकी वैल्यू ज्यादा बढ़ेगी। तो ये लाइव एग्जांपल से मैंने रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का आपको फॉर्मूला बताया, और एसआईपी इसी के लिए जानी जाती है, इसीलिए हम लमसम लगाने की बजाय एसआईपी प्रीफर करते हैं, क्योंकि मार्केट की वॉलेटिलिटी को हम बीट आउट कर सकते हैं। ओके, इनफैक्ट लमसम और या जो आप पीरियोडिकली जैसे निवेश आप करते हैं, एसआईपी तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का इसका मतलब यही होता है कि आप सिस्टमैटिकली निवेश करते हैं। क्या इसको एक लॉन्ग टर्म के लिए हेमंत जी, क्योंकि लोग पूछते हैं सवाल कि लॉन्ग टर्म के लिए मानिए जो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, उससे कंपेयर कई बार करते हैं कि पीपीएफ में तो हमारा पैसा सुरक्षित है, कम से कम एक गारंटीड रिटर्न तो मिल रहा है, ट्रिपल ई बेनिफिट भी मिल रहा है, एसआईपी में तो बाजार का रिस्क है। क्या इन दोनों को लॉन्ग टर्म के लिए कंपेयर करना क्या जायज़ है, या फिर एक पोर्टफोलियो में दोनों की अपनी एक अलग जगह है? क्या हम इन दोनों को कंपेयर करें इनको, या एक साथ खड़े होकर एक पोर्टफोलियो में इसको देख सकते हैं कि पीपीएफ भी ज़रूरी है और एक अच्छे इक्विटी म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी भी ज़रूरी है? आई थिंक स्वाति बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि हमें पता है कि पीपीएफ भी एक बहुत ही पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, और आपने देखा है कि इक्विटी फंड भी धीरे धीरे पिछले कुछ सालों में काफी पॉपुलर हो रहे हैं और इन्वेस्टर्स को उनके पोर्टफोलियो में इसकी जगह मिल रही है। अब इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जहाँ पे आप उसको कह सकते हैं कि सेफ्टी है, दूसरा ऐसा है कि जहाँ पे आपको रिस्क है वॉलेटिलिटी का। बट इंपॉर्टेंट है एज एन इन्वेस्टर आपको ये समझना कि दोनों इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। पहला रिस्क आपको लगता है कि हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसकी वैल्यू नीचे नहीं जानी चाहिए, वो जाहिर सी बात है, क्योंकि आपका मेहनत की कमाई है, आप नहीं चाहते हैं कि ये आपका फाइनेंशियल फ्यूचर उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो आपका ध्यान ज्यादातर सिर्फ इसी बात पे होता है कि रिस्क कैपिटल जो है उसको कैसे करें। लेकिन इसमें हम एक चीज इंपॉर्टेंट भूल जाते हैं कि जो इन्फ्लेशन है, इसकी हमने पहले ही बात की, वो शायद उससे बड़ा रिस्क है, स्पेशली अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें।
इक्विटी मार्केट में वॉलेटिलिटी जरूर है, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं कि आपने 10, 15, 20 साल के लिए डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट ना किया हो और आपको कभी 12% या 13% से कम रिटर्न मिला हो। कुछ फेजेस आ सकते हैं जहां पे आपको वॉलेटिलिटी का सामना करना पड़े, तो आपको आपका ध्यान जो है वो इन्फ्लेशन के रिस्क पे भी होना जरूरी है। अब उन दोनों की जगह आपके पोर्टफोलियो में है कि नहीं, वो डिपेंड करता है अगेन आपका पोर्टफोलियो कंपोजिशन कितना है, कितना बड़ा आपका पोर्टफोलियो है, आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है। बिल्कुल पीपीएफ की जगह आपके पोर्टफोलियो में है, ऐसा कोई नहीं कह रहा कि आप 100% पैसा आप इक्विटी में लगाएं, लेकिन एज ए कॉन्सेप्ट ये समझना जरूरी है कि सेफ्टी ऑफ कैपिटल अगर जरूरी है तो इन्फ्लेशन को बीट करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक ये दोनों एस्पेक्ट को ध्यान रखना चाहिए। क्विकली एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, आपने शायद पहले जब बात की थी आपने कहा था स्टेप अप एसआईपी, जो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, मैं क्विकली इसको थोड़ा टच करना चाहूंगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है हम एक एसआईपी अमाउंट शुरू कर देते हैं और बाद में उसको उसी लेवल पे छोड़ देते हैं, हालांकि हमारी इनकम काफी ऊपर चली जाती है, हमारी लाइफस्टाइल बदल जाती है, हमारी रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लीजिए आप 5000 रुपीज की एसआईपी करते हैं अगर 20 साल में, तो आप 12% के हिसाब से करीब 50 लाख का कॉर्पस बनाएंगे। यही अगर आप स्टेप अप एसआईपी करते हैं, 10% से अपनी एसआईपी को इंक्रीज करते हैं इन लाइन विद योर इनकम, एक एग्जाम्पल है सिर्फ, तो आप 1 करोड़ का कॉर्पस बना पाएंगे, यानी आपका जो कॉर्पस है वो डबल होगा। तो इंपॉर्टेंट है एसआईपी शुरुआत कीजिए, जितना जल्दी शुरुआत हो सके कीजिए, और कोशिश कीजिए कि जब आपकी इनकम बढ़ती है उसका कुछ हिस्सा जो है डेफिनेटली एसआईपी में आना चाहिए। तो आई थिंक ये दोनों इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो इन्वेस्टर को ध्यान रखने चाहिए। और कैसे फंड से एसआईपी की शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि राजेश जी ये इसके तो कई जवाब हो सकते हैं, लेकिन दर्शक पूछते हैं कि मुझे एसआईपी करनी है लेकिन कैसे फंड से मैं इसकी शुरुआत करूं, तो क्या इसका कोई एक आंसर हो सकता है टू स्टार्ट विद, या फिर ये कुछ अलग अलग पैरामीटर्स या पैमानों पर डिपेंड करेगा? बाकी इसका एक आंसर भी हो सकता है और अलग अलग पैरामीटर पे भी हम डिपेंड कर सकते हैं। पहले तो सिंपल मैं आंसर दूं, जो आदमी पहली बार एसआईपी स्टार्ट करना चाहता है, जो निवेशक चाहता है कि मैं पहली बार एसआईपी शुरू करूं, तो उसको नॉर्मली लार्ज कैप फंड से या एग्रेसिव हाइब्रिड फंड से स्टार्ट करनी चाहिए, सो दैट उसका पहला एक्सपीरियंस खराब ना हो। क्योंकि वो जब पहली बार आता है तो डरता है, जैसे हम पहली बार पानी में उतरना चाहते हैं, स्विमिंग सीखना चाहते हैं, तो डरते हैं कि हम डूब ना जाएं, धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो स्टार्टिंग आप लार्ज कैप फंड से, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड से कर सकते हैं, या वॉलेटिलिटी कम होती है, रिस्क कम होती है और प्रिंसिपल घटने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। पर जैसे जैसे आप मैच्योर होते जाएं तो आप अपने फंड को बढ़ाते जाएं। और नॉर्मली उन लोगों को जिनके गोल बहुत बड़े हैं, जिन पे इन्वेस्टमेंट की अमाउंट कम है और जिनका होराइजन बहुत लंबा है, लॉन्ग टर्म है, जैसे 10 साल 12 साल, उनको नॉर्मली एग्रेसिव फंड लेने चाहिए। उनमें स्मॉल कैप का एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए, मिड कैप का एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये प्रूवन फैक्ट है स्वाति जी कि पिछले 10 सालों में या 15 सालों में जितने भी स्मॉल कैप और मिड कैप फंड हैं, उन्होंने 20% से ज्यादा का कैगर दिया है। अब आप सोचिए कि अगर आप एक ग्रो कर रहे हैं अपनी मनी को 15% से, एक जगह आप मनी को ग्रो कर रहे हैं 20% से, और 10 साल के पीरियड में 5% का डिफरेंशियल रिटर्न कंपाउंडिंग के बेसिस पे लार्ज डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। तो इसकी वॉलेटिलिटी को डरते हुए हमें अब नहीं घबराना चाहिए, और स्टार्टिंग हम लार्ज कैप और हाइब्रिड से कर सकते हैं, बट ग्रेजुअली हमें मूव करना चाहिए अपने फंड को मल्टी कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप फंड की तरफ। और जो मैच्योर हैं, जो मार्केट की वॉलेटिलिटी समझते हैं, उनको एग्रेसिव फंड से स्टार्ट करना चाहिए। म्यूचुअल फंड गाइड में बात करने वाले हैं सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान की। हमारे साथ है मिडास फिनसर्व से राजेश बंसल और वाइज इन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड से हिम्मत रुस्तगी। एसआईपी करते करते आपने एक पौधे से एक पेड़ को सींचा, उसके बाद उसमें फल आए, और एसडब्ल्यूपी में अब आप उसी फलों का आनंद ले सकते हैं। तो एसडब्ल्यूपी को हम कुछ ऐसे ही समझें कि आपने एक पूंजी इकट्ठा की और उससे अब रेगुलर आय आप आसानी से पा सकते हैं। तरीका बेस्ट क्या है एसडब्ल्यूपी करने का, हेमंत जी? बात करते हैं बेसिकली स्वाति, तो हम बात कर रहे हैं सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। आज के समय में जब जिस भी इन्वेस्टर को रेगुलर इनकम चाहिए, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि जब आप ट्रेडिशनल ऑप्शन में जाते हैं, बैंक में जाते हैं या फिर स्मॉल सेविंग स्कीम में जाते हैं, आपको गारंटेड रिटर्न जरूर मिलते हैं, लेकिन एक तो रिटर्न कम मिलता है, दूसरा ज्यादातर जो ऑप्शन है एक दो को छोड़ के वो आपकी इनकम में ऐड होता है, और आप हायर टैक्स ब्रैकेट में है तो जो पोस्ट टैक्स रिटर्न आपका बहुत कम होता है, जिससे आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकते और आपकी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते।
सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान अलाउ करता है आपको कि आप मार्केट लिंक प्रोडक्ट में, जैसा आपने कहा, अगर आपने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर कॉर्पस बनाया है, आप उसमें आप फंड हाउस को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप हर महीने मुझे इतना पैसा निकालिए। तो डिस्पाइट द फैक्ट कि आप मार्केट लिंक प्रोडक्ट में हैं, आप अपनी रेगुलर इनकम को डिसाइड कर सकते हैं। वॉलेटिलिटी के होने के बावजूद एसडब्ल्यूपी से आपको जितना पैसा आपको चाहिए उतना मिलेगा। ऑफ कोर्स यू हैव टू बी केयरफुल कि आप बहुत ज्यादा उसमें से विड्रॉ ना करें। सबसे बड़ा फायदा, जैसे मैंने कहा, कि कंसिस्टेंसी जो आती चाहिए आपको वो मिलेगी। दूसरी बात, टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें अगर आप इक्विटी या इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड में जाते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो टैक्स है सिर्फ 10% है। अगर आप हायर इनकम टैक्स ब्रैकेट में हैं तो आपका जो पोस्ट टैक्स रिटर्न है वो ट्रेडिशनल ऑप्शन से एक तो ज्यादा है और पोस्ट टैक्स रिटर्न काफी ज्यादा है। ये आपको अलाउ करता है कि एक तो आप अच्छी इनकम पाएं, बेटर पोस्ट टैक्स रिटर्न पाएं, और तीसरा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अपने पैसे को ग्रो भी कर पाएं। तो मुझे लगता है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है उन निवेशक के लिए जिनको ग्रोथ चाहिए और उनको रेगुलर इनकम चाहिए। और राजेश जी, यूजुअली कहा जाता है कि एसडब्ल्यूपी जो 60 साल के बाद सीनियर सिटीजन के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। क्या इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं? एसडब्ल्यूपी कैसे निवेशकों के लिए एक बेहतरीन जरिया हो सकता है अपनी पूंजी से रेगुलर निवेश पाने का? स्वाति, जैसे अभी हेमंत जी ने इलस्ट्रेट किया कि ये टैक्स एफिशिएंट प्रोसेस है। एसडब्ल्यूपी फिर एक बार दोबारा मैं बताता हूँ कि एक जब पौधा आपने लगा लिया तो उसे रेगुलर कैश फ्लो लेने का तरीका है। और ये बात बिल्कुल गलत है कि खाली सीनियर सिटीजन को एसडब्ल्यूपी लेनी चाहिए। आज की डेट में हम बहुत सारे लोग अर्ली रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं। इवन आप 50 साल की एज में, 45 की एज में भी अर्ली रिटायरमेंट ले सकते हैं, क्योंकि आप अपने गोल को परस्यू कर सकते हैं, आप अपनी हैबिट को परस्यू कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं थ्रू एसडब्ल्यूपी के थ्रू, जहां आप रेगुलर कैश फ्लो ले सकते हैं। उसमें आप कोई भी फंड चूज कर सकते हैं, चाहे जैसे नॉर्मली ऐसा लोग बिलीव करते हैं कि एक बार जब आपने कॉर्पस अक्यूमुलेट कर लिया तो उसके बाद आप उसे थोड़े लेस वॉलेटाइल में, लेस एग्रेसिव फंड में, जहाँ इक्विटी एक्सपोजर कम रहता है, जैसे हाइब्रिड या बैलेंस एडवांटेज फंड, उन दोनों में जाएं। बैलेंस एडवांटेज फंड एक आइडियल चॉइस हो सकती है जिनको लेस वॉलेटिलिटी चाहिए पर फिर भी थोड़ी सी रिटर्न हायर चाहिए, क्योंकि वह इक्विटी कंपोनेंट डायनेमिकली मैनेज होता है और 30 to 60% रहने की वजह से इक्विटी कंपोनेंट की वॉलेटिलिटी कम हो जाती है और उसमें रेगुलर कैश फ्लो आपका मेंटेन हो सकता है। और ऐसा हमने एग्जांपल देखा है कि अगर आप बैलेंस एडवांटेज फंड से 1 साल के इन्वेस्टेड रहने के बाद अगर 8% की रेगुलर एसडब्ल्यूपी लेते हैं, मतलब 2% पर क्वार्टर या 0.7% पर मंथ लेते हैं, तो आपका कॉर्पस भी मोरलेस मेंटेन रहता है और जो भी आपको कैश फ्लो मिलता है वो टैक्स एफिशिएंट होता है और उस पर पोस्ट टैक्स रिटर्न नॉर्मली कम आती है या जीरो भी आ सकती है, क्योंकि 1 साल के बाद इक्विटी फंड में टैक्सेशन 10% लगता है अगर कैपिटल गेन आपका 1 लाख से ज्यादा है। और क्योंकि इनिशियल पीरियड में जब मैक्सिमम जो आपका एसडब्ल्यूपी से कैश फ्लो आएगा वो प्रिंसिपल कंपोनेंट ही लौट के आएगा, इसलिए उसमें कैपिटल गेन बहुत थोड़ा होगा या ना के बराबर होगा, तो इसलिए टैक्स एफिशिएंट भी हो सकते हैं। तो ये बहुत पावरफुल टूल है। जी, तो एसआईपी और इसके साथ एसडब्ल्यूपी यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के भी फायदे अनेक जाना हमने म्यूचुअल फंड गाइड में। हेमंत रुस्तगी और राजेश बंसल, आप दोनों का करेंगे धन्यवाद हमारे साथ मनी गुरु में आज शामिल होने के लिए। आज के शो में बस इतना ही।